हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसी के साथ साथ जो टॉपिक निकल के आता है वो टॉपिक है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमने इसकी स्टार्टिंग कर रखी है। हमने इसमें डिस्कस कर लिया कि रशिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई है, उनके एरियाज़, उनके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और इसके बाद हमने बात की कि सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, और इसके साथ साथ हमने जॉर्जिया के अंदर भी हमने देखा कि वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई। बट आज की क्लास में हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहाँ की कंट्रीज़ होंगी? जो सेंट्रल एशिया की होंगी। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पे यूरोप और ये एशिया, तो एशिया के जो बीच की कंट्रीज़ को हम क्या कहेंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जिसमें ये सारी की सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट का रीजन माना जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि किस बात का कॉन्फ्लिक्ट भाई? इसका मेन रीज़न ये था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा, उनके पास क्या थे? वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज एंड ऑयल थे। मतलब कि इनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम क्या देखने को मिलता है? पेट्रोलियम देखने को मिलता है। और पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम आज हर एक चीज़ में मोस्टली उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो हर जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ थी या कंपनीज़ थी वो उनके बीच में क्या होने लगा? कंपटीशन होने लगा। किस चीज़ का? कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया के ऑयल पर क्या कर सकें या हाइड्रोकार्बन पर क्या कर सकें? कंट्रोल कर सकें। क्यों? क्योंकि ये तो सभी की बेसिक नीड में काउंट होता है। तो इसलिए कहा गया कि कंपटीशन होने लगा, वो भी किसके बीच में? आउटसाइड पावर, जो बाहर से कई सारी कंट्रीज़ थी उनके बीच में वॉर, लड़ाइयाँ होने लगी। और इसके साथ साथ ऑयल कंपनीज़ के बीच में भी क्या होने लगी? मेन कंपटीशन होने लगा कि हम इस पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक्स के क्या ले लें? ऑयल ले लें। तो इसमें सबसे पहली जो हम कंट्री बात करेंगे वो आएगी यूएस, फिर बात करेंगे रशिया, और फिर बात करेंगे चाइना। कि चाइना, यूएस और रशिया, इनका क्या रोल निकला है किस चीज़ में? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। तो सबसे फर्स्ट कहता है यूएस की बात करता है, तो यूएस कहता है आफ्टर द 11 सितंबर 2001। अब 11 सितंबर 2001 को हम 9/11 के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन अमेरिका की जो मेन 4 एरोप्लेन्स थे उनको हाईजैक कर लिया उसको, और हाईजैक करने के साथ अमेरिका की जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उस पर जाकर क्या करा दिया? क्रैश करा दिया, जिससे कई सारे लोग क्या हो गए? मर गए। तो इसी चीज़ को देखते हुए अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और अमेरिका को ये भी पता चल गया कि जो अटैक किया वो किसने किया? अलकायदा, तालिबान का काम है। तो सेम एज इट इज़ यूएस चाहता था कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर वो अपना क्या बना ले? मिलिट्री बेस बना ले। अब मिलिट्री बेस बनाएगा तो इससे क्या करेगा? अफगानिस्तान के जो एरियाज़ हैं और इसके साथ जो इराक के एरियाज़ हैं इन पर ईजिली क्या कर सकता है? मेन कंट्रोल कर सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इस एरिया से वो उन पर अटैक भी कर सकता है। तो सेम एज इट इज़ यूएस ने यही किया कि यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए यहाँ की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी इनको क्या देना शुरू कर दिया? मेन पैसे देने शुरू कर दिए। तो पेड द गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको पैसे दिया, और इसके साथ साथ हायर बेसिस, मतलब कि जो बेस थे उनको मेन कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इनसे ये भी परमिशन मांगी कि जब भी हमारी वॉर हो किसके साथ? अफगानिस्तान या इराक के साथ, तो हम आपकी टेरिटरीज से, हम आपके एरिया के ऊपर से उड़ना चाहते हैं, मतलब कि अपने एरोप्लेन्स को आपके एरिया से ऊपर से ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या किया? पैसे दिए। तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू था? यूएस का। तो यूएस 9/11 के बाद इस एरियाज़ में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, तो उसने पैसे भी दिए। और किस चीज़ के लिए पैसे दिए? कि यहाँ पे एक तो मिलिट्री बेस बनाएगा, और दूसरा जब भी वॉर के टाइम पे अगर इसको क्या करना है, इसको अगर फ्लाई करना है तो भी उसके लिए भी इसने क्या किया? पैसा किया या पैसा दिया। तो सेकंड कंट्री की बात करते हैं तो सेकंड कंट्री आती है आपकी रशिया। रशिया की बात करते हैं, रशिया बिलीव करता था दैट दे शुड बी अंडर द रशियन इन्फ्लुएंस। अब ये कह रहा है कि रशिया कह रहा है कि पहले भी ये कंट्रीज़ हमारे पास थी, मतलब कि जब रशिया और ये सारी की सारी कंट्री यूएसएसआर का पार्ट होती थी तो भी ये किसके कंट्रोल में थी? यूएसएसआर के। लेकिन अब यूएसएसआर के बाद आ गया रशिया, तो रशिया ये बिलीव करता है कि इन कंट्रीज़ का मतलब बिलीव दैट दे शुड बी अंडर
रशियन इन्फ्लुएंस, मतलब कि ये किसके अंडर में इनको काम करना चाहिए, रशिया के इन्फ्लुएंस में, उसके प्रभाव में रहकर इसको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, या फिर मेन उसके अंडर रह के काम करना चाहिए। ये कौन सोचता था, रशिया सोचता था। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का भी भाई इंटरेस्ट निकल के आया, क्यों, क्योंकि इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा क्या है, ऑयल रिसोर्सेज है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही कहता है कि चाइना भी इनके आसपास, बॉर्डर के आसपास सेटल अराउंड द बॉर्डर्स, मतलब कि जो भी मान लीजिए सपोज करते हैं आपका आ जाता है आपका सेंट्रल एशिया, तो यहीं पे आपका चाइना भी है। तो चाइना ने अपने जो बॉर्डर थे उन पर क्या करना शुरू कर दिया, बॉर्डर के आसपास मेन एंड कंडक्ट ट्रेड, मतलब बॉर्डर के आसपास इन्होंने इन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें क्या देखने को मिलते हैं, रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज या पेट्रोलियम। तो चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ, इन रिसोर्सेज को लेकर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया एंड सेटल अराउंड द बॉर्डर्स, और अपने आप को सेटल कर लिया किसके अराउंड, किसके पास अपने आप को सेटल किया, इन बॉर्डर्स के आसपास, एंड कंडक्ट ट्रेड, और इसने क्या करना शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन कौन सी कंट्रीज़ और निकल के आती हैं। तो इसमें जो हमारी कंट्रीज़ अब बात करेंगे वो ईस्टर्न यूरोप्स की बात करेंगे। ईस्टर्न यूरोप क्या है, ईस्टर्न यूरोप आप सभी को पता है, ईस्ट यूरोप की बात कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज करते हैं ये यूरोप है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और वेस्ट, मतलब कि जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी उसमें अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो कंट्री हम डिस्कस करेंगे वो आ गया आपका चेकोस्लोवाकिया। तो इस कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो ये कंट्री क्या हो गई, ये चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट पीसफुली इनटू 2 पीसेस, ये क्या हो गई, 2 पार्ट में आराम से शांति से बढ़ गई। एक पार्ट का नाम क्या रखा, चेक्स, और दूसरा का नाम रखा स्लोवाकिया, ठीक, स्लोवाक्स। तो ये क्या निकली, दूसरी कंट्री निकली। मतलब कि यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम्स या टेंशन थी वो कहाँ पे थी, चेकोस्लोवाकिया में थी। यहाँ पे ईजिली शांतिपूर्वक तरीके से ये 2 पार्ट्स में बट गया। एक पार्ट का नाम था चेक्स और दूसरे पार्ट का नाम क्या था, स्लोवाक्स। तो ये 2 पार्ट्स में बट गया। कौन बटा, चेकोस्लोवाकिया। इसके साथ फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्री, और ये कैसी कंट्री बन के सामने आई, मेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन के सामने आई। एक और कंट्री की बात करते हैं जिसका नाम क्या है, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया की बात करते हैं, यूगोस्लाविया की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी। आफ्टर 1991 के बाद क्या हुआ, यूगोस्लाविया कई सारी प्रोविंसेस में क्या हो गया, ब्रोकन हो गया। तो ब्रोकन इनटू सेवरल प्रोविंसेस मतलब होता है स्टेट्स। तो ये कई सारे स्टेट में क्या हो गया, या कंट्रीज में टूट गया। फॉर द एग्जांपल सबसे फर्स्ट अगर हम कंट्री की बात करें तो सबसे पहले आ जाती है क्रोएटिया, और इसके साथ साथ स्लोवेनिया, और इसके साथ बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो ये कंट्रीज़ में क्या हो गया, यूगोस्लाविया कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या प्रोविंसेस में बढ़ गया, या कंट्रीज़ में बढ़ गया। तो ये टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, वो भी कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप के अंदर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं कि कौन कौन सी मेन टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग हो रहा था, या कौन कौन से टेंशन्स कहाँ कहाँ पे चल रहे थे। अगर हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट, अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो टेंशन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो रशिया से हुआ। रशिया की 2 स्टेट्स डिमांड कर रही थी चेचनिया दागिस्तान के इस चीज़ के लिए, मेन इंडिपेंडेंस के लिए। फिर सेंट्रल एशिया की बात करें तो तजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया में भी यही प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मेन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, लेकिन इसका मेन रीज़न क्या था, पेट्रोलियम था। तो इसके लिए भी कई सारी कंट्रीज़ और कंपनीज़ में क्या होने लगा, कंपटीशन होने लगा। यूएस की बात करें तो यूएस यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो गया था भाई, तो वो अपना मिलिट्री बेस बनाकर इन सभी पे अपनी नज़र रखना चाहता था। और उसने इस चीज़ के लिए बेस क्या किया, बेस कैंप को हायर भी करना शुरू किया, अपने बेस बनाने भी शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ क्या किया, मेन उसने इसमें परमिशन भी मांगी कि मैं क्या वॉर के टाइम पे आपके टेरिटरीज़ के ऊपर से फ्लाई कर सकता हूँ। ठीक,
इसके बाद रशिया की बात करते हैं तो रशिया ये सोचता है कि जब ये पुराने टाइम पे यूएसएसआर के पार्ट थे तो अब भी ये रशिया के इन्फ्लुएंस में ही, उसके प्रभाव में रहने चाहिए। चाइना की बात करें, चाइना का भी इंटरेस्ट निकल के आ गया। क्यों? उसका मेन रीज़न था ऑयल। तो चाइना ने भी इस एरियाज़ के पास, अपने बॉर्डर्स के पास क्या किया, सेटल होना शुरू किया और इनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अदर्स की बात करें तो अदर्स में इसमें निकल के आती हैं, जैसे कि मेन ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं। तो ईस्टर्न यूरोप में कौन कौन है, तो यहाँ पे आपका जाता है ये, तो ये वाले ईस्ट यूरोप का ईस्ट वाले पार्ट की बात करते हैं। मान लो ये रहा आपका यूरोप और यहाँ पे एशिया। तो ये यूरोप जो है, यूरोप का ईस्ट वाले पार्ट की जो कंट्री ये है आपकी चेकोस्लोवाकिया। ये शांतिपूर्वक तरीके से दो पार्ट्स में बढ़ गया, एक तो चेक्स और दूसरा स्लोवाक्स, और फिर बाद में जाके ये क्या बन गई, एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। इसके बाद एक और कंट्री की बात करें, यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया में आफ्टर 91 ये भी कई सारे पार्ट्स में क्या हो गया, इस कई सारे पार्ट्स या कई सारे स्टेट्स में बढ़ गया, जैसे कि क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इसके साथ बोस्निया और इसके साथ हर्जेगोविना। तो ये कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, यूगोस्लाविया की थी, जो उसके बाद उससे ब्रोकन होके निकली। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।